बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी होली का त्यौहार खत्म हुआ है और आप होली के रंगों में रंगे हुए हैं, परंतु हमारा कार्यक्रम आपके और आपके फसलों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कृषि समाचार और मौसम के हाल के बारे में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है अनुदान। उचित साफ सफाई द्वारा पशुओं का बचा सकते हैं थनैला रोग से। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसके आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधु निकासी यंत्र, मधुमक्खी छत्ता इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बागवानी से जुड़े कृषक अब आम की फसल के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आम के पेड़ों पर मंजर आने लगे हैं। यही मंजर आगे आम की फसल के रूप में हमें प्राप्त होंगे, इसलिए इन मंजरों की देखभाल बहुत जरूरी है। मंजर आते ही इसमें कीट एवं रोग की समस्याएं आती हैं, जैसे मंजर का झड़ना, मधुआ कीटों का लगना इत्यादि। इन समस्याओं की वजह से आम का उत्पादन बेहतर नहीं हो पाता। मंजर की रक्षा के लिए मेटासिस्टॉक या डाइमेथाइड नामक दवा 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर वृक्ष पर छिड़काव करना चाहिए। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद वर्तमान समय में लगाने योग्य होता है। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि में प्राप्त होता है। सिंचाई, निकाय और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। दुधारू पशुओं के थन में एक प्रकार का रोग लगता है जिसे थनैला रोग कहा जाता है। थनैला रोग में थन में सूजन होना, दूध निकलने का रास्ता पतला होना, दूध में मवाद आना या दूध फटा हुआ आना इत्यादि इस बीमारी के लक्षण हैं। थनैला रोग के लग जाने की स्थिति में पशु की मौत तो नहीं होती, लेकिन वह अनुपयोगी हो जाता है, जिससे पशुपालकों को बहुत नुकसान होता है। साफ सफाई इत्यादि कुछ बातों का ख्याल रखकर थनैला रोग से बचा जा सकता है। जैसे दूध दूहने से पहले हाथों को और थन को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। पशु आवास को साफ रखें, मक्खियां और दूसरे कीटों का प्रकोप ना हो, थन में चोट या घाव न होने पाए। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई के लिए काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत में जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे मशरूम उत्पादन एवं उससे मिलने वाले रोजगार के बारे में। किसान भाइयों, आज के ज़माने में मशरूम की कीमत और मशरूम की मांग बाज़ार में काफ़ी अधिक हो चुकी है। इसीलिए हमारे कई किसान भाई मशरूम की खेती से जुड़कर मशरूम की खेती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मशरूम की खेती करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर पे भी मशरूम की खेती कर रहे हैं। तो आइए मशरूम का खेती कैसे करें अथवा उससे रोज़गार से कैसे जुड़े, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। मशरूम एक ऐसी सब्जी जो खाने में बड़ा ही पौष्टिक होता है। इस कारण इसकी मांग और कीमत भी काफी होती है। तो जाहिर है जब मांग अधिक हो और दाम भी ज्यादा मिले
तो इसके उत्पादन में रोजगार की संभावनाएं भी अधिक होती है। किसान भाई जोहार। सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरे झारखंड जो प्रदेश है इसमें मशरूम की खेती की असीम संभावना है और साथ ही साथ रोजगार के भी जो है इसमें असीम अवसर हैं। किसान भाई जो है अगर मशरूम की खेती को अगर वैज्ञानिक विधि से करें तो उनको सालों भर उसमें रोजगार भी मिलेगा और उनसे अधिक लाभ भी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर उनके पास छोटा क्षेत्रफल है, मान लीजिए कि 10 डिसमिल है, 20 डिसमिल है अगर ज़मीन है, तो वैसे किसान जिनके पास जो है कम ज़मीन है वो इसमें रोज़गार का अवसर को ढूंढ सकते हैं और इसकी खेती की ओर जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें 4 से 5 जो है यहाँ के लिए जो अच्छी मशरूम उत्पादन वाली जो तकनीक है उसको किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एस्टर करना चाहते हैं तो एस्टर के क्षेत्र में 8 महीना उसमें लग करके अपना रोज़गार को सृजन कर सकते हैं। कोई बटन मशरूम करना चाहते हैं तो 4 से 5 महीना बटन मशरूम ओपन कंडीशन में, अगर उनके पास कंट्रोल कंडीशन है तो वो उसमें जो है वो भी सालों भर यहाँ बटन का काफ़ी अच्छा स्कोप है, वो बटन मशरूम कर सकते हैं। 4-5 महीना सिटाके मशरूम कर सकते हैं, 4-5 महीना जो मिल्की मशरूम है वो मशरूम कर सकते हैं। और नेचुरल जो मशरूम हमारा है वो पुआल वाला मशरूम जिसको पैडी स्ट्रॉ मशरूम बोलते हैं, वो मशरूम की खेती की जा सकती है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल जो है सालों भर वो मशरूम का व्यवसाय वो आसानी से कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि मशरूम की खेती कर भरपूर मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए लंबे चौड़े खेत की जरूरत भी नहीं पड़ती। कम जगह और कम लागत के बाद भी किसानों को कुल खर्च का 3 गुना तक आमदनी मिल सकती है। किसान भाई को हम ये सलाह देंगे कि उनके पास अगर मान लीजिए कि छोटा अगर कोई घर बना हुआ है, चाहे वो बांस का बनाए हों, उसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक का छप्पर लगा करके भी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, चूँकि उसमें क्या होता है कि फंगस जो है वो बांस में ग्रो नहीं करता है, तो फफूंद जब उसमें विकसित नहीं करता है तो वैसे जो है ज़्यादा कंटामिनेशन का उसमें चांस बहुत कम रहता है। तो हम लोग जो है वो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में बांस का घर बना करके और उसके भीतर अगर एस्टर मशरूम की खेती करते हैं तो 8 महीना तक जो है उनको प्रोडक्शन आसानी से मिल सकता है। बहुत आसान टेक्निक है जो मैं किसान भाई को बताना चाहता हूँ। इसमें लागत भी बहुत कम है। सबसे पहले जो है अगर उनके पास कोई भी चीज़ का स्ट्रॉ हो, चाहे वो गेहूं का हो या मान ले कि जो है धान का हो या सोयाबीन अगर करते हैं तो सोयाबीन का भूसा हो, मतलब भूसा जो है लकड़ी का भूसा हो या और कोई चीज़ का छिलका हो, तो ये सारा छिलका जो है उसके लिए जो है पैडी स्ट्रॉ मशरूम के लिए ये काफ़ी जो है वो अच्छा है। मशरूम की खेती की सबसे अच्छी बात होती है कि इसकी अलग अलग किस्मों की खेती साल भर कर सकते हैं। अगर किसान भाई खुले खेत की जगह कमरे में मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं तो ओयस्टर मशरूम अपना सकते हैं। 125 ml फार्मेलिन और 10 ग्राम बेवेस्टीन इसमें मिला देते हैं और 20 किलोग्राम पुआल का भूसा उसमें हम लोग मिलाते हैं। लगभग 1.5 से 2 इंच का कटिंग हो और उसके बाद उसको निकाल करके हम लोग जो है छाया में फैला देते हैं। फैलाने के बाद जो है उसमें हम लोग मॉइस्चर देखते हैं, नमी देखते हैं। तो वो नमी देखने के लिए कोई मशीन की बात नहीं है, आप हाथ से उसको एक मुट्ठा उसको पकड़ लीजिए, उससे पानी जो है गर करके नीचे जो है गिरे ना, ये एक मेन उसका जो है वो तकनीक है। उसको देख लेने के बाद 2 किलो जो है भूसा उसको हम लोग पॉलीथीन जो छेद किया हुआ है उसमें हम लोग उसमें भरते हैं और 2 किलो भूसा में हम लोग 200 ग्राम का जो बीज है उसमें जगह जगह जो है डाल करके घुमा करके और उसके बाद उसको लेयर बाय लेयर बनाते हैं। तो लेयर बनाने का मेथड ये है कि पहला जो है वो 2 इंच का लेयर बनता है, फिर बिजाई करते हैं, फिर उसके बाद 4 इंच का बनता है, फिर बिजाई करते हैं, फिर 4 इंच का बनता है, फिर बिजाई करते हैं। तो इस तरह से जो है हम उसमें सीडिंग करते रहते हैं। जब आपका 200 ग्राम बीज जो है समाप्त हो जाता है तो फिर उसको डाल करके टाइट हाथ से पूरा दबा करके उसको प्लास्टिक से मुँह से बंद कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि लगभग 15 दिन में पूरा का पूरा जो है बैग पे माइसीलियम उसका फैल जाता है। जो हमारा कवक जाल है, तंतु है, वो पूरा तरह से फैल गया। और फैलने के बाद पहला जो है हम लोग देखते हैं कि उसमें जो तुड़ाई होती है एक बैग से, वो लगभग जो है वो 15 दिन के बाद
जब 15 दिन के बाद फैल गया तो फिर 15 दिन में जो है उसमें पिन नट सेल जो है छोटे छोटे मशरूम जो है वो निकलते हैं, फिर वो धीरे धीरे जो है 2-3 दिन में बड़े हो जाते हैं। सीमित संसाधन में भी मशरूम की खेती कर बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। वहीं अगर किसी किसान भाई के पास सरप्लस मशरूम का उत्पादन हो जाता है तो उसे ओपन में ड्राई कर बेचा जा सकता है। इसकी भी बाजार में अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। किसान भाई अगर इसको अपना खेती बाड़ी करते हुए अगर छोटे से क्षेत्रफल पे है तो वहाँ पर उसको जो है मशरूम का एक सेटअप लगा करके और मशरूम खेती से उनको जुड़ना चाहिए। और उससे ये क्या है कि अभी आने वाला समय में आप देख रहे होंगे कि बहुत लोग को फूड के प्रति जो है खाद्यान्न के प्रति बहुत कॉन्शियस हैं। वो जो है प्रोटीनस फूड खाना चाहते हैं या वो इजी डाइजेस्टेबल जो कहते हैं आसानी से सुपाच्य हो वैसा भोज्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो मशरूम उनके लिए एक जो है वरदान है और उसके लिए जो है वो सालों भर इसके जुड़ करके वो खेती बाड़ी करते हुए अतिरिक्त आय जो है वो आपका इस बिजनेस से ले सकते हैं, ये इस काम से ले सकते हैं। अगर किसी किसान भाई के पास सरप्लस मशरूम हो जाता है तो वो ओपन जो है उसको ड्राई में करके बेच सकते हैं। तो ड्राई बेचने के लिए उनका क्या है कि अगर मान लीजिए कि 1 किलो है तो अगर उसको जो है सीधे उसका जो हम लोग गील वाला पोर्शन को उलट करके ब्लैक पॉलीथीन में उसको बिछा करके धूप में रख देते हैं तो वो सूख करके वो 10 भाग मतलब सूख जाता है, लगभग जो है 1 किलो 100 ग्राम में बदल जाता है। तो उसका 1000 रुपया किलो जो है मिनिमम 1000 से 1200 रुपया किलो उसको बिक्री करके वो आय अर्जित कर सकते हैं। भाई अभी आपने देखा मशरूम उत्पादन और उससे मिलने वाले रोजगार के बारे में। अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अजोला उत्पादन और उससे होने वाले लाभ के बारे में। किसान भाइयों, अजोला एक उत्तम जैविक एवं हरी खाद है। बहुत ही सस्ता और पौष्टिक पशु आहार है। इसको खाने से पशुओं में कई तरह की बीमारियां दूर होती है। साथ ही साथ ये दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है। ये पशुओं में बांझपन भी दूर करता है। तो आइए अजोला उत्पादन के क्या क्या लाभ है, अजोला उत्पादन के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। बहुत सारे किसान भाई अजोला की खेती करते हैं या करना चाहते हैं, उनसे उन्हें किस प्रकार अधिक से अधिक लाभ मिले इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रामकृष्ण मिशन आश्रम गेतलसूद के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। अजोला का उत्पादन और इससे होने वाले लाभ कैसे होगा, इनसे किसान किस तरह से जुड़ पाएंगे, इनसे किस तरह से लाभ ले पाएंगे? अजोला जैसा कि एक एक्वेटिक फर्न है, जली पौधा है और इसको हम कंट्रोल कंडीशन में भी कर सकते हैं। और ये खासकर जहाँ तक जुड़ने की बात है तो इसको ये बहुत सिंपल एक तरीका है। आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक गड्ढा हो जिसमें कि मान लीजिए एक औसत गड्ढा देखा जाए यहाँ के हिसाब से तो 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 45 सेंटीमीटर गहरा, इस तरह का एक गड्ढा हो। वो या तो सीमेंटेड हो तो भी चलेगा, और नहीं है सीमेंटेड, मान लीजिए पैसे की थोड़ी सी संसाधन की कमी है तो प्लास्टिक नीचे बिछा कर वहाँ पे भी किया जा सकता है। अजोला का उत्पादन विधि वो कैसे होता है? उत्पादन विधि के लिए इसका हमको जिस किसान के पास जैसा संसाधन है, ऐसे औसतन देखा जाए तो 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 45 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा होना चाहिए। और यदि किसान भाई के पास ज़्यादा जगह है, पानी की सुविधा है तो और बढ़ा भी सकते हैं। उनकी क्या अजोला की रिक्वायरमेंट है, नीड कितनी है, उसके अनुसार इसके साइज पे डिपेंड करता है। और रही बात उत्पादन करने की विधि का, तो इसमें एक जैसे 2 बाई 1 बाई 45 सेंटीमीटर है तो उसमें सबसे कि हमको 10-12 किलो मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसकी उर्वरा शक्ति थोड़ी ज़्यादा होती है, उस मिट्टी को डाल देते हैं और उसमें पानी करीब 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पानी डाल देते हैं। और 5-7 किलो आधा पका कच्चा गोबर है, गोबर को पानी में घोलकर उसको हम उसमें डाल देते हैं। यदि जैविक विधि से करना चाहते हैं तो इसका उत्पादन 15 दिन 20 दिन बाद वो पूरा एकदम हरा हरा सा मैट की तरह बन जाएगा। यदि जैविक विधि से नहीं करना है तो उसमें थोड़ा सा SSP या DAP का इस्तेमाल भी, फास्फोरस की थोड़ी कमी हो जाती है, उनका हम व्यवहार करते हैं। 20 दिन 21 दिन बाद जब ये मैट बन जाता है तो इसको करीब 20 गुना 30 गुना बढ़ जाता है। तो फिर इसको निकाल के हमको उसका हम व्यवहार चाहे धान के खेत में कर लें। पानी ज़रूरी है। अजोला के उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पानी आवश्यक है। तो इस जगह बनाना चाहिए जहाँ पे पानी की
सुविधा है। और दूसरी चीज़ धूप भी चाहिए, धूप बहुत हाई इंटेंसिटी तो नहीं चाहिए, लेकिन हल्का हल्का धूप इसको हमको चाहिए उसको उत्पादन के लिए। तो ऐसे करके हम उत्पादन कर सकते हैं। तो उत्पादन के बाद अब आता है सर उसके रख रखाव की, तो हमारे किसान भाई उसका रख रखाव किस प्रकार कर पाएंगे? देखिए इसका रख रखाव की जहाँ तक बात है कि एक तो वही है, रख रखाव में उत्पादन में से ही जुड़ा हुआ है कि धूप होनी चाहिए, थोड़ा धूप होना चाहिए। और एक इसको हम फ्रेश, जनरली इसको फ्रेश अजोला को ही इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश अजोला को हम बत्तख को खिला सकते हैं या फिर गाय को भी खिला सकते हैं। यदि उसको हमको चाह रहे हैं कि उसको ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करना है तो उसको सुखाया भी जा सकता है। अजोला को हम लेके अजोला को धूप में ही वो या ड्राई ओवन में भी उसको सुखाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1 किलो अजोला है तो वो यदि 1 किलो अजोला है तो वो करीब 200 ग्राम सूखने के बाद 220% तक ड्राई उसका मैटर होता है, तो 200 ग्राम तक हो सकता है। तो उसका इस्तेमाल सूख गया तो पाउडर के रूप में पशुओं को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर मैक्सिमम 1 किलो प्रतिदिन के हिसाब से हम गाय को भी खिला सकते हैं। बत्तख की बात है तो बत्तख को हमको 50 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से यदि बत्तख को खिलाते हैं तो उसको अंडा देने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है। ज़्यादातर इस्तेमाल इसका धान के खेत में होता है। धान में हमको 0.5 से लेकर 1 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि धान में डाल देते हैं तो धान में पूरा एक मोटा 20 दिन 21 दिन में पूरा एक मैट बन जाता है। और बन जाता है, यदि धान को हमको फ्री विधि से लगाए हैं तो कोनोवीडर फिर हमको हर ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन बाद डालते हैं, फिर 15 दिन 20 दिन में जब फैल जाता है तो कोनोवीडर का हमको इस्तेमाल करके हमको इसको मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिल जाने से पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ा देता है, खासकर नत्रजन की मात्रा। एक्चुअली ये एक्वेटिक फर्न है, जली पौधा है, तो इसमें एक नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। तो वातावरण में जो 75% नत्रजन है उसको वो फिक्स कर देता है। यदि एक बार हम धान के खेत में इसको मिला देते हैं तो औसतन करीब वही 50 kg के प्रति नाइट्रोजन वो प्रोवाइड करता है। 50 को यदि आप कन्वर्ट करिए यूरिया में तो 100 kg के आसपास 110 kg की यूरिया हो जाता है। 110 kg का यदि दाम को जोड़ लीजिए आज के डेट में 550, तो 550 से 600 रुपया ये हमको नत्रजन की मात्रा, वो इनपुट कॉस्ट को, लागत को कम कर सकता है ये पोषक तत्व दे के पौधे के। तो अजोला का जो उत्पादन हमारे किसान में लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाता है? अजोला वो डिपेंड करता है अपने रख रखाव पे, लेकिन 15 से 21 दिन के अंदर एक बार बन जाता है। आप यदि अजोला को उत्पादन 2x1 इसमें करते हैं तो 15 से 21 दिन में अजोला तैयार हो जाता है। और फिर इसको इस्तेमाल करके आप उसको निकाल लीजिए, कुछ पार्ट उसका 10% पार्ट को छोड़ दिया जाता है और फिर 15-21 दिन में फिर वो स्प्रेड करके वो फैल जाता है। तो बार बार 21 दिन के, हर 21 दिन के अंतराल पे 21 दिन 20 दिन वो डिपेंड करता है रख रखाव पे, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो खेत में यूज कर सकते हैं, गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पशु को खिला सकते हैं, चाहे मुर्गों को खिला सकते हैं, चाहे बत्तख को खिला सकते हैं। और इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा। आजकल तो इसका टैबलेट भी बनता है, टैबलेट के रूप में भी इस्तेमाल पशुओं को चारा के रूप में भी किया जा रहा है। लेकिन हम लोग खुद को करके देखा गया है कि बत्तख को यदि खिलाते हैं तो एग लेइंग कैपेसिटी काफ़ी इनकी बढ़ जाती है। धान के केस में देखा गया कि अच्छा, इसका व्यवहार की सबसे बड़ी क्या है कि एक्वेटिक फार्म है कि इसको 2-3 साल आप इस्तेमाल करिए तो फिर खेत में अपने आप वो रीजनरेट कर, जो बारिश होगा अपने आप वो रीजनरेट कर जाता है, फिर अपने आप स्प्रेड कर जाता है। और जितने बार वो खेत में हम मिलाते जाते हैं उतना kg नाइट्रोजन वो बढ़ जाता है। ऐसे इसको देखा जाए तो 3% नाइट्रोजन वेट इस पे फ्रेश वेट के हिसाब से होता है। यदि ड्राई वेट के देखेंगे तो 30% तक नाइट्रोजन इसमें उपलब्ध होता है। बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि इसमें शुरुआती दौर पे खर्च कितने आते होंगे इसकी करने के लिए? खर्च का इसमें बहुत खर्च तो अब डिपेंड करता है। खर्च मान लीजिए सीमेंटेड टैंक यदि बनाते हैं 2x1 सेंटीमीटर का तो वही 4-5 हज़ार रुपये खर्च आ जाते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है वो किसान भाई से ये अनुरोध है कि बहुत सारा जगह कुआं है या नल है, वहाँ पे पानी ऐसे ही बर्बाद होता है, तो वहाँ पे ही गड्ढा एक करके प्लास्टिक की सीट भी डाल के उसका उत्पादन किया जा सकता है। इसमें बहुत कुछ कॉस्ट नहीं होता है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा अजोला उत्पादन और उससे होने वाले लाभ के बारे में, और साथ ही साथ आपने देखा मशरूम उत्पादन और उससे मिलने वाले रोज़गार के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुँचानी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001।
एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारे ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि। अब दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।